आज हमारी कहानी स्टार्ट होगी यहाँ से। डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, फैक्टर अफेक्टिंग डेप्रिसिएशन, यानी कि जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना तो कौन कौन से फैक्टर्स है जो उस डेप्रिसिएशन को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ एसेट। अगर आपको याद हो तो जब हम जर्नल एंट्री कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि कोई भी एसेट जो होती है उसकी कॉस्ट क्या होती है। तब मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ कॉस्ट ऑफ एसेट के बारे में। क्या बताया था? कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या बताया था सर आपने कॉस्ट ऑफ एसेट्स के बारे में? मैंने आपको बताया था कोई भी एसेट जो होती है उसको फैक्ट्री में ला करके उसका पुट टू यूज स्टार्ट ना कर दे, पुट टू यूज, है ना। तो ये मशीन है, ये फैक्ट्री में लगा रहे हैं हम, और इसका जब तक हम यूज स्टार्ट ना कर दें उससे पहले, बिफोर इट्स यूज, उस मशीन का यूज, एसेट का यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो कॉस्ट ऑफ परचेज हो, चाहे वो कोई कमीशन हो, चाहे वो ब्रोकरेज हो, चाहे वो कैरेज हो, चाहे वो कोई टैक्स हो, चाहे वो कोई ड्यूटी हो, ऑल इंक्लूडेड इन या ऑल इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट्स, इन सब को हम कॉस्ट ऑफ एसेट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस भी होते हैं, या पुट टू यूज करने से पहले की कोई रिपेयरिंग हो, पहले की, पुट टू यूज करने से पहले के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब उसकी कॉस्ट में, एसेट की कॉस्ट में शामिल किए जाते हैं। और मैंने ये भी बोला था ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोला जाता है, और कैपिटल नेचर के जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो उस एसेट की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होंगे। हाँ, यूज करने के बाद आफ्टर के जो भी खर्चे होते हैं, आफ्टर यूज ऑफ एसेट, हम यूज करना स्टार्ट कर दिया है, अब कोई खर्चे कर रहे हैं, जैसे कोई रिपेयरिंग करवा रहे हैं, है ना, जैसे कुछ भी कोई भी खर्चा हो रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये जो एक्सपेंडिचर होते हैं इनको हम डज नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ एसेट, इनको हम एसेट्स की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो ये कॉस्ट ऑफ एसेट्स में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ मैं ऑरली बता देता हूं। अगर आप कोई पुरानी एसेट खरीद रहे हैं और उस पुरानी एसेट को आप बिजनेस में एस्टैब्लिश करके यूज कर रहे हैं तो भी सेम ही रूल एप्लीकेबल होगा, चाहे नई एसेट परचेज करो चाहे पुरानी करो, है ना। अपन भले कोई नई बाइक परचेज करे तो भी उतनी खुशी होगी, पुरानी खरीद रहे हैं फर्स्ट टाइम तो भी उतनी खुशी होगी, कोई सेकेंड हैंड कार खरीदता है उसके लिए तो वो नई है। तो यहाँ पर चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, जब तक उसको ऑफिस में लाके, फैक्ट्री में लाके यूज करना स्टार्ट नहीं कर देते उससे पहले के सारे खर्चे उसकी कैपिटल नेचर के माने जाएंगे, उस एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होंगे। और उसके बाद के खर्चे, एक बार यूज करना स्टार्ट कर दिया, बाद में उसका कोई रिपेयरिंग हो रहा है या उसका उसके इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, जो भी हो, वो सब के सब उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे और वे सब रेवेन्यू नेचर के माने जाएंगे, उनको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। ओके, ठीक जी। इसके अलावा एक चीज और है, वो भी ऑरली बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपके पास कोई पुरानी एसेट पड़ी है, आप उसका यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसकी नॉर्मल रिपेयरिंग करा रहे हैं तो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, जैसा मैंने बताया।
लेकिन आप कोई, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपके बिल्डिंग है, बिल्डिंग बनी हुई है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, और वो आपकी उस फर्स्ट फ्लोर बनने से पहले के जितने भी खर्चे थे वो सब आपने उसकी कॉस्ट में, बिल्डिंग की कॉस्ट में जोड़ दिए। अब वो बिल्डिंग आप यूज़ कर रहे हैं, आप उस घर को यूज़ कर रहे हैं जो एक फ्लोर पे बना हुआ है, एक ही फ्लोर बना हुआ है उसका, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक, ओके। आप यूज़ करने के बाद में आप उसके ऊपर कभी रिपेयरिंग करवा रहे हैं, कभी कोई नल खराब हो गया, कभी कोई कलर करवा दिया, कभी कोई थोड़ा सा फर्नीचर लगवा दिया, सही करवा दिया, कभी कोई पंखा चेंज कर दिया, तो ये कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होंगे, ये पीनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बट आप उस बिल्डिंग के ऊपर एक नया फ्लोर बना रहे हैं, है ना, तो वो फिर उस बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाएगा। कहने का मतलब जो भी एसेट है उस एसेट में कुछ आप बहुत बड़ा चेंज करा रहे हैं जिसकी वजह से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो भले वो पुट टू यूज से पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होगा। कैपेसिटी बढ़ने का मतलब हो गया, जान मान लेते हैं हमारे पास एक मशीन है और उस मशीन से हम पूरे साल में 10,000 ये पेन बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकते, उसकी कैपेसिटी है इतनी। अब आपने उसके अंदर कुछ ऐसा पार्ट ऐड करवा दिया, कुछ ऐसा इंस्टॉल करवा दिया, कुछ ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर डलवा दिया कि अब वो साल में 10,000 नहीं 15,000 पेन बना सकता है, तो फिर वो जो पार्ट आपने ऐड किया वो उसका खर्चा कैपिटल नेचर का माना जाएगा, वो उसकी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। समझ में आया? तो अगर आप कैपेसिटी बढ़ जाए उस एसेट की, जैसे सेकंड फ्लोर बनाएंगे तो अब ज्यादा लोग रह सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ गई, तो फिर वो कैपिटल नेचर माना जाएगा, कॉस्ट में इंक्लूड होगा। लेकिन आप ऐसी रिपेयरिंग करा रहे हैं, ऐसा खर्चा करा रहे हैं जो नॉर्मल है, उससे कोई कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, रिपेयरिंग करा रहे हैं, कोई रेंट आ रहा है या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, तो वो उसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट वन आता है हमारा एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, अगर एक वर्ड में बताऊं तो बेटा इसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। हिंदी में बेटा रद्दी, रद्दी वाले को रद्दी देते हैं ना, वो ही है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में तो अवशेष मूल्य बोलते हैं, अवशिष्ट मूल्य स्क्रैप वैल्यू है। जैसे आज से 20 साल पहले कोई टीवी खरीदा था आपके दादाजी ने या पिताजी ने, अब वो टीवी बिल्कुल यूज़ कर चुके हैं, अब उस आउट ऑफ डेट हो चुकी है, अब आप उसको रद्दी वाले को बेचेंगे तो रद्दी वाला हो सकता है आपको 100-200 रुपये दे देगा, तो ये स्क्रैप वैल्यू है। 20,000 की चीज़ 500 में बिक सकती है, 20,000 की चीज़ 1000 में बिक सकती है, ये स्क्रैप वैल्यू है। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब हो गया कि जब आप उस एसेट्स का पूरा यूज़ कर लोगे, उसके बाद अगर बेचने जाओगे तो कितने रुपए मिलेंगे, ये स्क्रैप वैल्यू, ये रेजिडुअल वैल्यू, ये एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। इसमें कुछ एसेट्स ऐसी आती है, जैसे हमारे पास एक एसेट्स है 50,000 रुपए की, ठीक है, हमने एक मशीन परचेज करी, कितने की करी, 50,000 रुपए की करी। इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर, मतलब वो 10 साल चलेगी। वो एसेट कितने साल चलेगी, 10 साल हम उसका यूज कर सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है। एट द एंड ऑफ 10th ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेल वैल्यू ऑफ 6,000, लेकिन 10 साल बाद में जब हम एसेट का पूरा यूज कर लेंगे जो 50,000 की है, और 10 साल बाद में अगर हम उसको बेचना चाहेंगे ना तो 6,000 रुपए में बिकेगी, तो स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, 6,000। रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई, रेजिडुअल वैल्यू सर वो हो गई 6,000, बट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू डिस्पोजल आर 1,000। अब ये क्या है भैया, वो 6,000 में भी तब बिकेगी जब हम उसके ऊपर 1,000 रुपए का खर्चा करेंगे। मतलब 50,000 की एसेट है, 10 साल यूज करेंगे, हाँ, उसके बाद एंड में जब हम उसको बेचेंगे ना तो 6,000 मिलेंगे, बट 6,000 भी कब मिलेंगे, जब उसके ऊपर 1,000 रुपए का खर्चा करेंगे। तो 6,000 कहाँ मिले, हमारा एक्स्ट्रा खर्चा करा दिया है ना, इसको बोलते हैं डिस्पोजल कॉस्ट। वो कितना हो गया सर, वो 1,000 रुपए। तो एक्चुअल में नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई, 5,000। सर अगर 1,000 रुपए का खर्चा नहीं होता तो फिर 6,000 ही नेट रेजिडुअल वैल्यू हो जाती। आया समझ में? ओके, तो ये है एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू। आगे जब हम फॉर्मूलाज करेंगे ना बहुत सारे, तब आपका कॉस्ट ऑफ एसेट बहुत काम आएगा।
नेट रेजिडुअल वैल्यू बहुत काम आएगा। तब मैं बताऊंगा, देखो मैंने बताया था ना कॉस्ट ऑफ एसेट, उसमें ये जुड़ता है, ये नहीं जुड़ता है। मैं बताऊंगा नेट रेजिडुअल के वैल्यू का मतलब बताया था ना, हाँ। डिस्पोजल कॉस्ट उसमें से लेस होती है, बताया था ना, हाँ। तो न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगी। नेक्स्ट है आपका डेप्रिशिएबल कॉस्ट। देखो कॉस्ट ऑफ एसेट अलग होती है और डेप्रिशिएबल कॉस्ट अलग होती है। देखो डेप्रिशिएबल कॉस्ट अलग होती है, अलग से दिया हुआ। सर हम समझे नहीं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूं। देखो सीधा समझ जाओगे आप। कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू, ये होती है कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू, ये होती है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। मान लेते अगर कोई एसेट है, ठीक है, जैसे यहाँ बताया हुआ भी है, देखो जैसे एक एसेट है 50,000 की और नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी है 5,000। जैसे एसेट कितने की थी 50,000 की, उसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी, अभी जो हमने क्वेश्चन किया रेजिडुअल वैल्यू तो उसकी थी 6,000, लेकिन लेस क्या कर दिया था हमने, डिस्पोजल कॉस्ट वो थी 1,000, डिस्पोजल एक्सपेंस आ गए थे हमारे, तो हमारी नेट रेजिडुअल वैल्यू कितनी हो गई 5,000। तो 50,000 कॉस्ट ऑफ एसेट, 5,000 नेट रेजिडुअल वैल्यू, तो हमारी डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी आ गई 45,000। तो इनके बीच में डिफरेंस रखना, ऐसा नहीं कि कॉस्ट ऑफ एसेट और डेप्रिशिएबल वैल्यू और सब सेम हो जाए। हाँ हो सकता है अगर नेट रेजिडुअल वैल्यू 0 आ जाए, जैसे रेजिडुअल वैल्यू है 6,000 और उसके ऊपर खर्चा भी 6 का हो जाए, तो नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या हो गई 0, तो फिर 50,000 माइनस 0 करेंगे तो फिर हो सकता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी 50,000 आ जाए, तो उस केस में सेम हो सकता है, बाकी नहीं होगा। नेक्स्ट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अब देखो बेटा, हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो हम जरूर पूछते हैं भाई मतलब एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होगी, इसकी कितने साल चलेगा। तो कंपनी एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बता दी, 10 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, लेकिन वो एस्टिमेटेड होता है, अनुमान होता है, हमें थोड़ी पता है वो कितने साल चलेगा। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनकी हम सोचते तो यही है कि भाई 5 साल चल जाएगा, लेकिन वो 10 साल भी चल जाते हैं। कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, ऐसी होती है जो हम सोचते तो है 5 साल चलेगा या कंपनी क्लेम तो करती है, लेकिन 2 साल में खराब हो जाता है। बट एक एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी एसेट्स की आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी होगी, भाई वो प्रोडक्ट कितने साल यूज आएगा। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट है, यूजफुल लाइफ ऑन एसेट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक और कॉमर्शियल लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब उसके बाद वो एसेट बेकार हो जाएगी, इतने साल चलेगी। फिजिकल लाइफ इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्पज। फिजिकली तो भले ही जैसे पुराने डब्बे, पुराने टीवी, पुरानी चीजें फिजिकली तो पड़ी है, पर अभी कुछ काम की नहीं है ना, उसका अभी यूज नहीं कर सकते, तो फिजिकली नहीं, ये उसकी इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि उसको अभी बेचे तो कितने रुपए मिलेंगे, बिक जाएगी अभी, या फिर अभी उसका यूज कर सकते हैं, उसकी अभी कॉमर्शियल लाइफ है, उसकी बात चल रही है। फिजिकली कोई चीज अवेलेबल है लेकिन वो यूजेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो काम की नहीं है। तो कोई भी एसेट की फिजिकल लाइफ नहीं, उसकी इकोनॉमिक लाइफ, वो कितने साल जो है इकोनॉमिकली हमारी यूज आएगी, वो होती है उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। बिकॉज एन एसेट में स्टिल एग्जिस्ट फिजिकली बट मे नॉट बी कैपेबल ऑफ कॉमर्शियल वेबल प्रोडक्शन। मान लेते कोई एसेट फिजिकली तो अवेलेबल हो लेकिन वो कुछ काम की नहीं हो, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन इज परचेज एंड इट्स एस्टिमेटेड दैट इट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर 5 ईयर। एक मशीन खरीदी और एस्टिमेटेड अनुमान ये है कि 5 साल तक हम उस मशीन का यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री चला सकते हैं। आफ्टर 5 ईयर द मशीन में स्टिल बी इन गुड फिजिकल कंडीशन। 5 साल बाद में भी वो मशीन अच्छी कंडीशन में फिजिकली हमें दिख रही है कि हाँ बाहर से दिख रहा है कि सही है, बट कांट बी यूज फॉर द प्रोडक्शन प्रॉफिटेबल। बट हम उसका यूज प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है उसको चलाने में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाए, उसको चलाने में बहुत ज़्यादा हमारा जो है एनर्जी लग जाए। सो वो अभी इकोनॉमिक या
कॉमर्शियल या प्रोडक्शन में यूज नहीं आ सकती, बट ओनली शो हो रही है। तो शो होने से कुछ नहीं होता है, फिजिकली दिखने से कुछ नहीं होता है। यूजफुल लाइफ उसकी 5 साल ही थी। ओके, सो ना इट इज स्टिल यूज, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बी वेरी हाई। अगर अभी इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेंगे तो वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उसको चलाने की कॉस्ट, उसको यूज करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, जिससे हमको लॉस हो सकता है। सो इसकी जो यूजफुल लाइफ है वो केवल 5 ईयर मानी जाएगी। Therefore, the useful life of the machine is considered as 5 year irrespective of its physical life। तो physical life नहीं, हमको उसकी इकोनॉमिक लाइफ, कॉमर्शियल लाइफ को ही यूजफुल लाइफ मानना है, फिजिकल लाइफ को यूजफुल लाइफ नहीं मानना है। एस्टिमेटेड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज डिफिकल्ट एंड इज डिपेंड अपॉन several factors such as usage level of assets, maintenance of the assets, टेक्नोलॉजी चेंजेस, मार्केट चेंजेस, मतलब बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कोई भी एसेट की यूजफुल लाइफ कितनी होगी। ओके।